हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायो पीपल्स लर्निंग में। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम के अंतर्गत आई हुई वैकेंसीज के बारे में। जहां पर डीआरडीओ ने 561 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एसटीए बी के नाम से, और 203 वैकेंसी जो है वो है पोस्ट है टेक्नीशियन ए की, जिसे हम टेक ए के नाम से देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखनी है कि लास्ट जो एलिजिबिलिटी आपकी डेट है, जो क्रूशियल डेट है, वो है 1 जनवरी 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर से। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसकी क्लोजिंग डेट जो होगी वो 1 जनवरी 2026 होगी। इसके अलावा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको पेमेंट करना बाकी है, तो आप 3 जनवरी तक इसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी 4 से लेकर 6 जनवरी के बीच में, जहां पर आप कुछ भी आपके फॉर्म में हुई गड़बड़ी को सही कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट इन्होंने अभी अनाउंस नहीं की है, ये आपको डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं सेप्टेम के अंतर्गत इन आई वैकेंसीज के बारे में थोड़ा डिटेल में। सेक्शन 1 कहता है कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसे स्टे बी के नाम से हम अभी तक जानते आ रहे हैं, इसका पे स्केल 7th पे कमीशन के हिसाब से है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहती है कि आपने बीएससी किया हुआ है, साथ ही साथ जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड हैं यहाँ पर जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी फील्ड में आपने कुछ ना कुछ डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस एमएससी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, या बीटेक किए हुए हैं, या बैचलर्स में जो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो वो इन चीज़ों के लिए आप एलिजिबल नहीं है, या अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ मल्टीपल वैकेंसीज हैं जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है रिस्पेक्टिव फील्ड में, और ये उनकी कोर्स हैं जिसके लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हो इन कोर्स का इस्तेमाल करके। चीज़ अगर हम देखें टेक्नीशियन ए के बारे में, तो टेक्नीशियन ए भी जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 2 की जॉब है। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इस टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। इसके अलावा अगर आपने मास्टर ऑफ साइंस पीएचडी या बीटेक किया हुआ है या बीई किया हुआ है, और ऐसी कोई डिग्री है जो इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी नहीं रखती है, तो आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप या तो बैचलर डिग्री रखें या तो इसके लिए कुछ डिप्लोमा रखें। ये डिस्क्रिप्शन है इन टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज़ का। ऐसी मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, आप इसके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। जो ये कोड हैं ये दिखा रहे हैं कि इन वैकेंसीज़ के लिए आप इन कोड्स का इस्तेमाल करके ही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 2 के बारे में कि कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सिंपल सी बात ये है कि जब आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, तो आपको सारी चीज़ें जो है, सारा अलाउंस जो है, एचआरए वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब कुछ दिया जाएगा अगर आप इस जॉब में पास हो जाते हैं, आप ज्वाइन कर देते हैं। और सारी जो भी डीआरडीओ के अंतर्गत फैसिलिटीज़ दी जाती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ प्रोबेशन पीरियड जो है इन्होंने 2 साल का रखा है कि 2 साल तक ये आपके काम को देखेंगे। यहाँ के 2 साल आप टेम्परेरी रहेंगे, उसके बाद अगर आपके काम को देखते हुए इन्हें सही लगता है तो ये आपको परमानेंट पोस्ट के लिए कंसिडर करेंगे, या हायर पोस्ट के लिए कंसिडर करेंगे, या प्रमोशन के लिए कंसिडर करेंगे विथ लॉस। साथ ही साथ टर्म्स ये हैं कि पोस्टिंग जो होगी वो कहीं भी हो सकती है। ऑल इंडिया में डीआरडीओ के जितने भी सेंटर्स होंगे, स्टेशंस होंगे, वहाँ पर भी आपको कहीं पर भी भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ मिनिमम जो है 5 साल के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट में रहना है, जहाँ पर आप किसी भी तरह का ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, किसी भी तरह से आप वहाँ से हट नहीं सकते हो। एटलीस्ट आपको 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल सी बात है, इंडियन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन हैं तो वैसे ही भर सकते हैं। एज आपकी याद रखिएगा 18 से 28 साल के लिए ही होना चाहिए। इसके अलावा जो डेट है वो अपर एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2026 से 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 3 साल, एसटी एससी को 5 साल। इसके अलावा डिफरेंशियली एबल्ड है जो, उनके लिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी हुई है। मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो
जनरली मैं इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आईज़ के बारे में, विज़न के बारे में आपको करेक्शन करना होगा, आपको देखना होगा कि विज़न आपका कैसा है। सेक्शन 3 कहता है कि अब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो हाँ जी, अप्लाई करने स्टेप बी और टेक्नीशियन ए के लिए अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग चार्ज हैं। जैसे अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हो तो आपके लिए ₹250 जो है ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस ₹500 जो है वो रिफंडेबल फ़ीस होगी जो आपको वापस कर दी जाएगी। वैसे ही अगर आप एससी/एसटी से आते हैं या फिजिकली अनेबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, मगर ₹500 जो रिफंडेबल फ़ीस है वो आपको इसके साथ ही जमा करनी होगी। सेम आपका टेक्नीशियन ए के लिए भी है, यहाँ 250 की जगह यहाँ ₹100 ही आपको पे करने हैं, प्लस ₹500 जो है वो रिफंडेबल फीस है। ₹500 जो होगा वो रिफंड हो जाएगा उन उन बच्चों को जो अप्लाई करने के बाद टियर 1 एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मोड ऑफ पेमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये रिफंड जो होगा वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब आप टियर 1 एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। अगर आप टियर 1 एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका ₹500 जो है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सी भी प्रोसेस हो गलत होता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर अगर आप रिफंड के लिए डालते हैं, कुछ भी गलती होगी तो उसके लिए सेप्टेम जिम्मेदार नहीं होगा। करेक्शन के लिए इन्होंने डेट दी हुई है कि आप 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक रात के 12 बजे तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐसे लगती है कि आपके फॉर्म में गलत भरी जा चुकी है जो कि सही होनी चाहिए, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन सिटीज़ जहाँ पर टियर 1 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि साफ बताया गया है। मल्टीपल हैं, आप और भी सिटीज़ पे विजिट और भी इसके पेज पर विजिट करके और भी सिटीज़ देख सकते हैं। मेनली यहाँ पर जबलपुर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पर कंडीशन ये है कि टियर 1 एग्ज़ाम देने के बाद आप सेम सेंटर को दोबारा चूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पास होते हैं और टियर 2 एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपको किसी और सेंटर का चुनाव करना पड़ेगा। कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको जाना है drdo.gov.in पर, वहाँ पर ऑफरिंग्स में क्लिक करना है। ऑफरिंग्स में आप देखेंगे वैकेंसीज़, वैकेंसीज़ में जाएँगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई, जहाँ पर पोर्टल में आपको इन वैकेंसीज़ के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। आपका रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अपना पहले से तय कर लेना है, आप किस कास्ट से हैं वो सर्टिफिकेट लगेगा और 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार भुगतान करना पड़ेगा। आप एक पोस्ट के लिए एक बार में एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। इनका साफ कहना है कि अगर आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मोर देन वन पोस्ट, शुड बी अवेयर दैट सेंटर फॉर एग्जामिनेशन में भी डिफरेंट हो सकता है कि आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा और ये दोनों पोस्ट का एग्ज़ाम जो होगा सेम डे सेम शिफ्ट पे भी हो सकता है, सेम डे डिफरेंट सेंटर में भी हो सकता है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक भाग कर जाना होगा। तो ये बात आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन की तारीख और एडमिट कार्ड की तारीख आपको drdo.gov.in पर ही विजिट करके पता चलेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों बात यह है, एग्जामिनेशन DRDO सेप्टेम के पहले भी हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि दोनों चीज़ों के लिए जो सीबीटी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो मोस्टली कॉमन है, जहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस के यहाँ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथ्स और एप्टीट्यूड के आपके पास 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, नंबर होंगे 150 और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर टियर 1 एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो टियर 1 एग्जाम पास करने के बाद आपका 20 मिनट का एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि कंपलसरी नहीं है। वो आपको आपके रिजल्ट को जज करने के लिए उसका कोई मायने नहीं है। इन्होंने साफ बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी टेस्ट जो है विल नॉट बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके टियर 2 एग्जामिनेशन के बाद और टियर 1 एग्जामिनेशन, टियर 2 एग्जामिनेशन के जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके बेस पर होगी। सेम जो होगा आपका टेक्नीशियन ए के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए भी सेम पैटर्न है, जहाँ पर जनरल साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 150 और 150 मार्क्स का होगा। 120 मिनट या 2 घंटे में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, जब आप टियर 1 पास कर लेते हैं तो पर्सनैलिटी टेस्ट देने के बाद आपको टियर 2 में अपियर होने के लिए अलग से जो आपकी सिलेक्शन पोस्ट है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। सिलेक्शन जो होगा वो टियर 1 और टियर 2 के होगा।
क्वेश्चन पेपर जो होगा मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। इसके अलावा टीयर 1 और टीयर 2 के जो सीबीटी एग्जाम होंगे वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। इसका मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपको 0.75 मार्क्स ही मिलेगा, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ध्यान रखने हैं कि अगर आप टीयर 1 एग्ज़ाम पास करते हैं तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 40% लेके आना है। इसके अलावा अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट हैं तो आपको 35% जो है वो यहाँ पर लेके आने हैं। आगे अगर हम बात करें तो एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस जो भी इतनी सारी कैटेगरीज हैं who are selected on their own merit without relaxed standards will be considered against the unreserved vacancy। इस एस सी एस टी कैटेगरी ओ बी सी कैटेगरी किसी से भी आते हैं और आप मेरिट में आते हैं तो अगर आपने यहाँ पर अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो आप अनरिजर्व से कंसिडर किए जाएंगे और आपकी वैकेंसी जो होगी वो अनरिजर्व से ही कंसिडर किया जाएगी। वेयर एज अगर रिजर्व की हम बात करें, जो रिजर्व कैटेगरीज की वैकेंसी हैं वो सेपरेटली जो होंगी वो भरी जाएंगी। और कुछ जानकारी के लिए आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो स्टेप बी के लिए अगर हम बात करें तो जो टीयर 1 का स्कोर होगा वो टीयर 2 का स्कोर होगा, रिक्रूटमेंट की जाएगी। साथ ही अगर हम बोले टीयर 2 टीयर 1 टेस्ट जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। टीयर 1 टेस्ट की स्क्रीनिंग, टीयर 2 की स्क्रीनिंग टेस्ट जो होंगे वो ही सिलेक्शन के हकदार होंगे जो ये पास कर पाएंगे। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए कम से कम 40%, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। एस टी एस सी के लिए 35% होंगे। टीयर 1 एग्जाम जो पास कर लेगा मेरिट कैंडिडेट वो प्रोविजनली सिलेक्टेड होगा टीयर 2 एग्जाम के लिए, और रेशो जो लिया जाएगा वो एक 1:10 का लिया जाएगा। मतलब ये कि एक वैकेंसी के लिए, एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को चुना जाएगा। इसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा वो टीयर 2 रिजल्ट के बेस पे होगा, हमें ये ध्यान रखना है। और जो मेरिट तैयार की जाएगी वो सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो उसके बेसिस पे ही होंगे। पोस्ट कैटेगरी सारी वैकेंसी जो अवेलेबल होगी उसके बेस पे बताया जाएगा। अगर हम बात करें टेक्नीशियन ए की, टेक्नीशियन ए में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 50% जो आपको पासिंग मार्क्स लाना है टीयर 1 में और 45% लाना है एस टी एस सी ओ बी एस टी एस सी कैंडिडेट को टीयर 2 में अपियर होने के लिए। स्कोर टीयर 1 और टीयर 2 का जो होगा वो नॉर्मलाइज होगा रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि यहाँ पर 1:15 1:15 के लिए पोस्ट में कंसिडर किया जाएगा टीयर 2 के लिए। फिर बेस्ड ऑन द टीयर 2 एग्जामिनेशन मेरिट कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एंड सिलेक्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट। ये अलग से इसके लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जहाँ पर एक वैकेंसी के लिए 8 व्यक्ति को चुना जाएगा। मतलब ये कि एक पोस्ट के लिए 8 कैंडिडेट यहाँ पर चुने जाएंगे। चीज़ और है, जिन्होंने डीआरडीओ से अप्रेंटिस किया हुआ है, जिन्होंने हाल ही में अप्रेंटिस किया हुआ है डीआरडीओ से लास्ट 2 साल में, उनको ये ट्रेड टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट का जो प्रोविजनल सिलेक्टेड क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि टीयर 2 के रिजल्ट्स के बेस पर होगा। इसके बाद टीयर 2 की मेरिट लिस्ट बनेगी, कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और उनकी ट्रेड ट्रेड टेस्ट के बाद जो होगा वो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो कि हमने पहले ही बात कर रखी है, 2 साल के प्रोविजन पीरियड में रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, आप चाहें तो आप इस वीडियो को रोक के सारे इंस्ट्रक्शन चेक कर सकते हैं। एट लास्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में एज सच उन्होंने कोई सिलेबस को मेंशन नहीं किया है कि वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, बट प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन है और मल्टीपल साइट्स जो हैं जहाँ पर पुराने पेपर बताए गए हैं डीआरडीओ सेप्टेम के अंतर्गत, वहाँ पर ये बताया गया है कि ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिसके बेसिस पे हम इंग्लिश के टॉपिक्स को चुन सकते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है जहाँ पर ये बताया गया है कि ये मल्टीपल जगह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।